नमस्ते, मेरे साथ रघु ठाकुर साहब। आज थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। रूस और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है, आपसी तानातानी है। हमारे यहाँ भी एक अच्छा बहाना मिल गया है। दाम हमारे यहाँ इसलिए बढ़ रहे हैं, पहले दाम बढ़ रहे थे कोविड के चक्कर में, उसके बाद अब दाम बढ़ रहे हैं। सारी समस्याओं का हिंदुस्तान में जड़ रूस और यूक्रेन का युद्ध है। तो इसी विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ रघु ठाकुर साहब हैं। रघु भाई, एक चीज़ ये बताइए कि भाई रूस और यूक्रेन का युद्ध, इसका कोई सलूशन भी है कि नहीं है, कि ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, रूस और यूक्रेन की समस्या का हल है। उस हल को खोजने के लिए या पाने के लिए हमको थोड़े से पृष्ठभूमि जाना पड़ेगा। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और जो कम्युनिस्ट सरकार आई, उस सरकार ने आसपास के तमाम देशों को शामिल करके एक संयुक्त रूस बनाया, जिसको यूएसएसआर कहा जाता है। अब जब 87-88 में रूस का बिखराव हो गया और गोर्बाचोव के सिद्धांत के चलने के बाद में रूस बिखर गया, तो ये अलग देश बन गए। तो जो अलग देश बने हैं, वो उनकी इच्छा है कि वो अलग रहें। रूस के जो वर्तमान सत्ताधीश हैं, पुतिन साहब, वो ये चाहते हैं अपनी सफलता बताने के लिए कि नहीं, ये जो देश अलग हुए हैं इनको फिर मिला रहे हैं, यानी हमने पुराना रूस जिंदा कर दिया, ये उनकी भावना है। तो विवाद का एक बड़ा कारण यह है। विवाद का दूसरा कारण है वो ये है कि जब यूक्रेन रूस में था, तो जो दुनिया का एक सबसे बड़ा परमाणु केंद्र माना जाता है चेरनोबिल, वो चेरनोबिल जो है वो रूस में था, अब वो यूक्रेन में हो गया है। और चेरनोबिल रूस के सीमा पर है। तो रूस को ये भी खतरा लगता है कि नाटो के लोग, ये जो नाटो के देश हैं, वो कभी इसका इस्तेमाल यहाँ केंद्र बना करके, यहाँ पे अपना सेंटर बना करके हमारे खिलाफ कर सकते हैं। ये भय उसके मन में भी है, दो। और तीसरा, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो यहूदी है। तो आप सब जानते हैं कि अमेरिका में जो यहूदी हैं, उनका एक प्रकार का बहुत बड़ा योगदान भी है बनाने में अमेरिका को, और उनकी ताकतवर हिस्सेदारी भी है। ब्रिटेन और यहूदियों का भी बहुत संबंध है, क्योंकि यहूदी लोग मानते हैं कि ब्रिटेन ने उनको राज दिया है, इजराइल बनाया है। एक विश्वास के संबंध है। तो ये तीन कारण हैं, कारणों के चलते पुतिन के मन में चिंता है कि एक तो ये कि उनको अपना जो लक्ष्य है कि भाई हमको तो मिलाना है, सबको हमको बताना है कि हमने पुराना यूएसएसआर वापस लाए हैं, एक। नंबर दो, चेरनोबिल के आसपास यूक्रेन में कहीं कोई नाटो के दखल ना हो जाए कि हम पर हमले की स्थिति बन जाए, तो उसको रोकना दो। और नंबर तीन, एक भीतर से जो यहूदी और रूसी नस्लवाद है, इसको लेकर के भी अंतर है। अब सवाल है कि इसका हल क्या हो। जेलेंस्की ने भी मान लिया है कि नाटो ने उसको धोखा दिया है, अमेरिका ने उसको धोखा दिया है, और कितनी वो पैसे से मदद करें, परंतु अमेरिका या यूरोप अब युद्ध में सीधे नहीं कूद सकते हैं, क्योंकि सीधे कूदने का मतलब है कि परमाणु का हमला और परमाणु केंद्र पर हमला। तो अगर मान लो कभी चेरनोबिल में कोई लीकेज होता है, तो फिर तो परिणाम होगा कि यूक्रेन अकेले नहीं, पूरा यूरोप के छोटे छोटे देश सब खत्म हो जाएंगे। एक प्रकार का विश्व महायुद्ध की स्थिति बन जाएगी। और मुझे लगता है कि इस बात को अमेरिका भी समझ रही है, उससे आगे से नहीं बढ़ सकता है। तो पैसे की मदद करना है, कुछ सेना की मदद करना कर रहा है, परंतु कुल मिला करके युद्ध खिंच जा रहा है। और इसका जो परिणाम है, परिणाम तो मानवता को उठाना पड़ रहा है। जीत हार तो छोड़िए, पर जो घटनाएं इनसे पिछले 2-2.5 महीनों के भीतर में हुई हैं, जिस प्रकार से 60 लाख से ऊपर लोग शरणार्थी बन गए हैं, जिस प्रकार से बच्चे मारे जा रहे हैं, सारे नियम कायदे तोड़ दिए गए हैं, जो यूएनओ के बनाए हुए नियम थे, युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, उनको भी तोड़ दिया गया है, कहीं भी हमला हो रहा है। आगे इससे मुक्ति कैसे पाई जाए? इसका जो हल है, वो हल केवल 2 लोगों के पास में है। एक है महात्मा गांधी, दूसरे डॉक्टर लोहिया। गांधी का एक्सपांसन कई मामलों में लोहिया है। डॉक्टर लोहिया ने उस ज़माने में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कहा था कि भाई भारत पाक महासंघ बन जाए, तो विदेशी नीति का सवाल, वित्त का सवाल, सुरक्षा का सवाल,
बड़े उद्योग का सवाल, ये जो 3-4 बड़े सवाल हैं जो राष्ट्रीय सवाल हैं, इनके ऊपर एक नीति बन जाए, अपनी अपनी सरकार रहे, अपना अपना प्रधानमंत्री रहे, अपना अपना राष्ट्रपति रहे, देश अलग अलग रहे, पर इकट्ठे रहेंगे। अगर ये हो जाता तो शायद कश्मीर की समस्या भी हल हो जाती, ये बांग्लादेश की समस्या भी हल हो जाती, परंतु नहीं माना। ये हम हिंदुस्तान के लोगों का दुर्भाग्य है। अब आज जब हम सोचना प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि यूक्रेन की समस्या का और रूस की समस्या को अगर हल हो सकता है वो महासंघ हो सकता है। अगर जो वो पुराने रूस के 13 देश हैं ये सब रूस मिलकर महासंघ बना लें, ये सब पहले था, तो फिर परस्पर अविश्वास खत्म हो जाएगा, नाटो का दखल खत्म हो जाएगा, विदेश नीति एक हो जाएगी, सुरक्षा कामन हो जाएगी, पैसा कामन हो जाएगा। तो ना केवल ये संघर्ष से लड़ाई बंद हो जाएगी, अपने अपने देश रहेंगे, अपने अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहेंगे, परंतु इन सवालों पर एक हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो दुनिया में एक प्रभाव पड़ रहा है कि महंगाई का दौर बढ़ रहा है और चीज़ें हो रही भी नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए लोहिया इसका हल है, महासंघ इसका हल है। जी, मैं इससे डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ गया इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूँ। हिंदुस्तान ने इंडिया रशिया ट्रेड साइन किया, उसमें ये हुआ कि रुपए और रूबल में एक्सचेंज होगा। उससे ऐसा था कि जो विदेशी मुद्रा का भी कुछ हद तक हम लोगों को कुछ सहायता मिलती, तेल भी सस्ता मिल रहा था। लेकिन अमेरिका के दबाव में जैसे हमने ईरान से तेल लेना बंद किया था, वैसे ही अमेरिका ने कहा कि नहीं, आप वहाँ से तेल नहीं खरीदेंगे। सरकार ने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार नहीं खरीदेगी लेकिन मुकेश अंबानी जी खरीद रहे हैं। वहाँ से सस्ता तेल खरीद के हिंदुस्तान में वो उसी पैसे में, कुछ सस्ते में नहीं बेच रहे हैं, तो वो तो उनका मुनाफा बढ़ाने का इनडायरेक्टली भारत सरकार काम कर रही है। ये नहीं समझ में आया। अगर बैन है तो वो चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब पे बैन है। देखिए, भारत सरकार के चेहरा दूसरा होता है और काम दूसरा होता है। भारत सरकार की जबान से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द अर्थहीन होते हैं। वो ईरान का सवाल हो या दुनिया के और देशों का सवाल हो। अब ईरान से आप तेल नहीं खरीदेंगे, साहब अमेरिका ने कह दिया। आप अमेरिका की बात क्यों मानेंगे? क्यों मानना चाहिए आपके लिए? अमेरिका ने तो ये भी कहा कि रूस से आप हथियार मत खरीदो, वो क्यों आपने खरीद लिए? तो कुल मिला करके अलग अलग जगह की उनकी अपनी रणनीतियाँ हैं और इसके पीछे जो कारण है वो अलग प्रकार के हैं। दरअसल हिंदुस्तान की जो आज की सत्ता है वो सत्ता अमेरिका के जो नई सत्ता आई है जो बाइडेन की, उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि इनका जो गहरा संबंध है वो ट्रंप के साथ में। हिंदुस्तान की जाति सत्ता और अमेरिका की नस्ली सत्ता, तो नस्ली और जाति सत्ता की दोस्ती है। तो अब वो बाइडेन के साथ उनके रिश्ते सहज नहीं हैं, क्योंकि बाइडेन को लगता है कि भाई इनने ट्रंप का समर्थन किया था, बाइडेन को लगता है कि रूस ने ट्रंप का समर्थन किया था, तो समर्थन नहीं किया था, कैंपेन अमेरिका में जाके किया था कि समर्थन, तो अरे उस पर उन्हें जांच भी उठाई हाँ। तो कुल मिला करके एक जो है इसके पीछे ये भी एंगल हैं, नस्ल के एंगल हैं, जाति के एंगल हैं, स्वार्थ के एंगल हैं, सत्ता के खेल के एंगल हैं और एक प्रकार की अलग प्रकार के हैं। अब आप देखिए कि भारत सरकार का चीन के प्रति क्या व्यवहार है। कहते साहब चीन से खतरा है, चीन हमारा शत्रु है और चीन ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है, पहले का है, अभी डोकलाम हो गया, उसके बाद गलवान की घाटी का मामला हो गया। अभी मैंने सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी बोले कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है और 3 लाख करोड़ रुपये का हमारा एक्सपोर्ट हमने किया है, 3 लाख करोड़ का। पर जो आंकड़ा आप देखेंगे तो अकेले चीन से हिंदुस्तान ने एक साल में 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट किया है, जिस चीन ने आपकी जमीन पर कब्जा किया है। तो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं 3 लाख करोड़ का, और एक देश जो आपका दुश्मन है उससे खरीद रहे हैं 6 लाख करोड़ रुपये का। तो भारत सरकार की भी कोई नीति नहीं है जो कोई सिद्धांत पर या कोई कार्यक्रम पर या कोई राष्ट्रीय सवालों पर हो। एक प्रकार की विदेश नीति में एनार्की की स्थिति चल रही हुई है और इसके पीछे कारण दूसरे हैं। अब उन कारणों पर भी हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, परंतु कुल मिलाकर के एक अदूरदर्शिता की नीति है, वैयक्तिक संबंधों की नीति है। कोई आता है तो बोलते हैं हमारे मोदी बड़े अच्छे मित्र हैं, मोदी उनके घर में जाके बोलते हैं कि इनकी माताजी हमारी अम्मी हैं और ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो विदेश नीति इससे नहीं चलती है।
आज विदेश नीति के लक्ष्य होना चाहिए, नंबर 1 अपने देश की सुरक्षा और मजबूती, नंबर 2 दुनिया के मानकों की रक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद रघु भाई इस चर्चा के लिए। आगे आपसे हम लोग अब कोशिश करेंगे कि कम से कम एक हफ्ते में एक बार आपसे किसी इस तरह के विषय पे बातचीत होती रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, धन्यवाद भाई, धन्यवाद।